हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। आइए आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जनमत से वित्तीय वर्ष 2024 का बजट प्रस्तुत करता हूं। माननीय योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। माननीय उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है, अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माननीय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया। इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए, जहां उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड शो आयोजित किए गए। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फ्रांस, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 8 प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चंडीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरण ऊर्जा 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स 12%, औद्योगिक पार्क 11%, शिक्षा 9% तथा लॉजिस्टिक्स 9% सेक्टर्स में किए गए हैं। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगी। यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ और फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा कर। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के अंतर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी। कानपुर में द स्पोर्ट्स हब का अवलोकन किया गया। आपको बता दें, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इसका अवलोकन किया है। जाता था स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम था और क्रिकेट के तमाम सारे मैचेस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, पहले तो टेस्ट मैचेस हुआ करते थे। जब मैं कानपुर में पढ़ता था तो हम लोग लाइन लगाकर जाते थे, यहाँ पे मैच देखने के लिए आया करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेडियम हुआ करता था। लेकिन कालांतर में कानपुर का जो स्टेडियम था उससे बेहतर हिंदुस्तान में तमाम सारे स्टेडियम बनते चले गए।
समय के साथ आप अपने आप को जब नहीं रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। आप पीछे क्या थे ये सोच के तो खुश हो सकते हैं, लेकिन आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप समय के साथ रहें। और ये समय के साथ रहने वाला कदम है। जो कानपुर स्पोर्ट्स हब जो बन करके तैयार हुआ, जहां पे एक साथ मल्टीपल स्पोर्ट्स, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो उसके स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक, वो भी अंतराल हमारे कोचेज जो है, जो भी हमारे NIS के और साई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेज का जो कि जिनके द्वारा सर्टिफाइड है, उनके द्वारा कोचिंग देते हैं। और एट वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे यहां पे जिमिंग भी है, स्विमिंग भी है, एक्सरसाइजिंग भी है, और बाकी सारे स्पोर्ट्स। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को क्या चाहिए? स्पोर्ट्समैन बनने के लिए सबसे पहला तो जरूरत है स्टेमिना की। अगर स्टेमिना नहीं है तो हो सकता है कि आप पहला लैप तो बहुत अच्छे से तेज दौड़ोगे, लेकिन अगले लैप में आप कांपने लगेंगे और तीसरे या पोते पोते गिरने लगेंगे और चौथे तक बिल्कुल गिर जाएंगे। फिर आप नहीं जीत सकते। चाहे वो 100 मीटर का स्प्रिंट हो, चाहे 1000 मीटर की दौड़ हो, चाहे वो 5000 की दौड़ हो, हर एक के लिए स्टेमिना चाहिए। चाहे वो टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कोई भी गेम हो, स्विमिंग हो, शुरू से लेकर अंत तक आपको वहां पे जिस लेवल पे आपने शुरू किया उस लेवल बने रहे, उस स्टेमिना के लिए। तो उसके लिए लगातार बॉडी को ट्रेन करने की, जैसे कि एक हमारा संगीत के लिए साधना होती है, वैसे ही खेल के लिए साधना होती है। और अब खबर देवरिया से है, जहां चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें, चोरों ने इस बार एक स्कूल को ही अपना निशाना बना लिया है। चोरों ने स्कूल में लाखों का सामान साफ कर दिया। इस गांव के प्राथमिक विद्यालय को चोरों ने दूसरी बार अपना निशाना बनाया है। करीब 8 बजे वाले के रसोइयाँ तो आई थी, जो है गेट वगैरह चलती है, झाड़ू वगैरह लगाती है। तो उन्होंने देखा कि जो है ताला टूटा हुआ है, तो उन्होंने उनको फोन किया। फोन करने के बाद मैं आया तो देखा कि ताला जो है साफ किया गया है। उनका जो है सामान गायब है। तो ये साहब को फोन लगाया, ये साहब ने कहा कि चोरी होने की तैयार कराइए। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बापूधाम थाना क्षेत्र इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में चोरी करने की कोशिश की। ज्वेलर्स की सतर्कता से लूट की वारदात होने से बच गई। आपको बता दें कि ज्वेलर्स के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। आज थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र स्थित जागृति विहार में एक मां भवानी ज्वेलर्स करके दुकान है, जिसमें शाम 5:30 बजे 4 नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि एक बदमाश के हाथ में एक असलाहा भी था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामला राट कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापा मारा। इस दौरान बड़ी मात्रा में सुपारी और तंबाकू सहित अवैध गुटखा मसाला बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां मडौली कांड में मां बेटी की मौत पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को भ्रामकता फैलाने का नोटिस मिला है। यूपी के काबा सेशन 2 के गाने में कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के जिक्र किया था, जिसको लेकर नोटिस दिया गया, जिसके चलते कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की पुलिस गायिका नेहा सिंह के दिल्ली वाले घर पहुंची और नोटिस में गायिका से गीत के बोल और शब्द का स्पष्टीकरण 3 दिन में मांगा और जवाब न देने पर कार्रवाई करने की मांग की है।
थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन इतना परेशान करवा? महोबा में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर एसडीएम ने सरकारी स्कूल में पहुंचकर बुंदेली भाषा का आम बोलचाल और पढ़ाई में प्रयोग करने के निर्देश दिए, ताकि बुंदेली भाषा के प्रयोग से बच्चों की पढ़ाई आसान हो सके। एसडीएम ने बच्चों से भाषा को लेकर सवाल जवाब किए और सही जवाब देने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि देकर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर बच्चों ने भी बुंदेली गानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि जनपद के जैतपुर विकासखंड अंतर्गत कमालपुर गांव में संचालित कंपोजिट विद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर एसडीएम अरुण दीक्षित ने निरीक्षण किया। एसडीएम के साथ खंड शिक्षा अधिकारी गौरव शुक्ला भी मौजूद रहे। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान फर्नीचर की कमी को लेकर जमीन पर शिक्षा ले रहे स्कूली बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कराए जाने की बात उप जिलाधिकारी ने कही। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत के साथ साथ बुंदेली भाषा में भी बुंदेली गायन प्रस्तुत किया। आज प्राथमिक विद्यालय कमालपुरा में जो है प्रथम तो मैंने अपना निरीक्षण रखा था विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ में, और द्वितीय आज 21 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की स्थापना की गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने विद्यालय में जो है कार्यक्रम के लिए कहा था। आज 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में आदरणीय एसडीएम साहब के साथ में हमारे कंपोजिट विद्यालय कमालपुरा का सर के द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और यहाँ पर बच्चों के द्वारा बुंदेली में कुछ गीत भी प्रस्तुत किए गए हैं। सर ने सभी को निर्देशित किया है, समस्त स्टाफ को, कि अपनी लोकल लैंग्वेज बुंदेली को बढ़ावा देना है बोलचाल में और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी प्रयोग करना है उसको, ताकि हम लोग उसमें बेहतर कर सकें। हाथीनाला थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही ने AK-47 से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। बता दें कि बैरक में रहने के दौरान उसने स्वयं को गोली मारी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में जो है खासा हड़कंप मच गया है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह, एसएसपी मुख्यालय कालू सिंह, सीओ शंकर कुमार ने हाथीनाला पहुंचकर मौके का मुआयना किया और कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। आज 5:45 बजे के आसपास थाना पुलिस इंस्पेक्टर के साथ में फुट पेट्रोलिंग कर रहे थे। फुट पेट्रोलिंग के बाद ये अनुभव यादव कह के मैं अभी आ रहा हूँ, ये कहकर अपने बैरक में चला गया। वो बैरक में कोई नहीं था, बैरक खाली थी और किसी को आवाज भी नहीं आई इस तरह की कोई घटना। तो उनके साथियों ने काफी देर बाद कॉल करा कि कॉल क्यों नहीं उठ रही है। काफी देर तक कॉल मिलाने पर जब नहीं उठी तो तब जाकर देखा कि वो सुसाइड कर चुके हैं। देवरिया में 24 घंटे के अंदर रेप का दूसरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मलई थाना क्षेत्र के तेलिया कला में एक 10वीं में पढ़ रहे युवक ने एक 8 साल की मासूम का रेप कर डाला है। आरोपी युवक पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है। मामले में पीड़िता के माता पिता ने मैल थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार कर लिया है। कल काम करने गए थे शाम को इसी टाइम। इस टाइम आए तो बच्ची वैसे पलंग पे बैठी थी, आए तो खाना बना तो हम लोग खाकर सो गए। रात में इसको दर्द हुआ, पेन हुआ तो इसकी मम्मी हमको जगाई, बोली कि देखिए ये बोल रही है कि ब्लड आ रहा है। मैंने बोला कैसे, थोड़ा देख लो। 3 दिन देखा तो बोल रही कि देखिए इसके साथ तो लग रहा है कुछ गलत काम हुआ है। हमने पूछा इससे, इन्होंने बताया कि आपके डर से, मार खाने के डर से हमने बताया नहीं आप लोग से। ये खेल रही थी साहब, उसको वाका कर ले गए अपने घर में। कौन था वो सलमान कुमार अवधेश साहनी का लड़का था। अवधेश साहनी। लखनऊ कानपुर हाईवे पर देर रात गैस सिलेंडर लदे ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक आग की लपटे देखकर ट्रक से कूदा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस दमकल कर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंची और आग को बुझाने का काम किया गया।
खबर बाराबंकी से है, जहां एक 55 साल के वृद्ध रामविलास रावत ने जाफरीन नाम के एक 36 साल की मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। शादी में जाफरीन बहुत खुश दिखी। इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी का फैसला किया है। बता दें कि दोनों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर शादी की, जिस शादी की चर्चाएं खूब हो रही है। उधर सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में पहुंचे डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने दोनों को आशीर्वाद भी दिया। और कहाँ रहते हैं आप? सिकरी। आपने किससे शादी की है? रामविलास। ये कौन कास्ट के हैं? रावत। हिंदू है ना? जाफरी से। आप कौन कास्ट के हैं? हिंदू हो ना? आप मोहम्मद से शादी करके कोई दिक्कत तो नहीं आपको? फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें, यहां 100 फीट ऊंचे लगे तिरंगे का रेलवे पर अपमान कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर बीते कई दिनों से फटा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, जो कि चर्चा का विषय बन गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया गया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीसी की। आइए आपको सुनाते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा। बजट का प्रस्ताव इसमें किया गया है। प्रदेश के अंदर बाकी अन्य तमाम योजनाएं इसके साथ आई हैं। रोजगार में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंदर 150 करोड़ रुपए का, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 112 करोड़ रुपए का जो एमएसएमई सेक्टर का एक प्रस्ताव है, उसको भी इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को राज्य सरकार ने अभी लगभग 1 वर्ष पहले ही उसमें बढ़ोतरी की है। 500 से 1000 रुपया किया है। कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को 3000 रुपये प्रति माह किया है। प्रदेश के अंदर एक नई योजना हम लोग इस बार करने जा रहे हैं, और वह है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, जो प्रदेश के अंदर 1,74,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दीपावली और होली पे उज्ज्वला योजना का एक एलपीजी का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और यह व्यवस्था, इसका लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने 3,047 करोड़ 48 लाख रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहां पर की है। प्रदेश के अंदर गृह विभाग से जुड़े हुए तमाम अन्य मदाएं हैं, जिसमें पुलिस कार्मिकों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण योजना, पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरदेव अटल जी के नाम पर जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, कोरोना कालखंड में अनाथ हुए बच्चे हैं, उनके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त 18 अटल आवासीय विद्यालय का संचालन हम लोग इस वर्ष जुलाई से करने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बार के बजट में की है। और प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना और वह फंक्शनल हो, उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो, वह भी आज इस बार के बजट में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मित्रों, पिछले 6 वर्ष के अंदर अगर आप देखेंगे, 16-17 में जहां प्रदेश के बजट का दायरा मात्र 3,40,000 करोड़ रुपए का था, इस बार यह बढ़कर के 6,90,000 करोड़ रुपए से आगे बढ़ चुका है, यानी दोगुने से अधिक बढ़ा है। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को दिखाता है, उत्तर प्रदेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करता है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने को उस प्रकार की सुविधाओं से युक्त सभी प्रकार की सुविधाओं को हम दे सकें। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा उत्तर प्रदेश में है, और टीम उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है। आज का ये बजट उत्तर प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास
के साथ ही एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को रखने वाला एक बजट है। मेरा विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को आगे बढ़ाते हुए यह बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला होगा और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं इस बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए, सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं कि उनका जो अब तक सहयोग प्राप्त हुआ है, पिछले 6 वर्ष के अंदर एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है कि हर बजट में हमने हर तबके के लोगों को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। तो वह इस बजट में भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से झलकते हुए दिखाई दे रहा होगा और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी हमने बजट में प्रावधान किए हैं, एक समयबद्ध तरीके से उसे लागू करने और उसको आगे बढ़ाने में हम सक्षम होंगे। इस बजट में आपने देखा होगा, मैंने कुछ चीजों का उल्लेख जानबूझ के नहीं किया है कि जो हमने 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज की बनाई है, जिसके अंतर्गत हमें अभी हाल ही में संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 35,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रस्तावों से संबंधित सभी संबंधित सेक्टोरियल पॉलिसीज में इंसेंटिव की व्यवस्था भी हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है। यद्यपि कोई भी उद्यम लगने और फिर प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर ही इंसेंटिव का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन हमने उसके लिए भी व्यवस्था की है। कुछ कार्यक्रम ऐसे होंगे तो शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ मीडियम के होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के होंगे, लेकिन उन सब के लिए भी हम लोगों ने प्रोत्साहन की राशि इसके साथ जोड़ी हुई है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से इस एक समग्र विकास, समावेशी विकास की सोच और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की उत्तर प्रदेश की इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपनी पूरी टीम के सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इस बजट के लिए हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि बजट उत्तर प्रदेश के युवाओं को, अन्नदाता किसानों को, मातृशक्ति को और समाज के प्रत्येक तबके को एक नया संबल प्रदान करने में अपना योगदान देगा। धन्यवाद। आपकी सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल। मुख्यमंत्री जी इधर देखिए, ये कौन है? और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।